Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion. So आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका स्प्रिंग फोर्स। पहले आप एक बार काम कीजिए, जस्ट सिंपल सा वो फोर्स वाली टेबल को याद कीजिए। हम लोगों ने फोर्सेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, याद हो तो। एक था आपके पास में कांटेक्ट फोर्स और एक था आपके पास में नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो, एक क्या था आपके पास में कांटेक्ट फोर्स, एक था नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर में हमारे पास में हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला था कि भैया हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। क्या सबसे पहले यही पढ़ा था? यस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद में मैंने बोला था इसके बाद में हम लोग टेंशन के बारे में बात करेंगे। क्या मैंने ये पढ़ लिया है? ओके। इसके बाद में मैंने इसके नीचे लिखा था स्प्रिंग फोर्स लिखा था, यदि आपको याद होगा तो यही आज हमको पढ़ना है। और इसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना। और नॉन कॉन्टैक्ट साइड में हम लोगों ने क्या लिखा था? सबसे पहले यहां पर लिखा था वेट, जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया है। उसके बाद में हम लोगों ने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इन फोर्सेस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्सेस, बराबर। ये पूरा फिजिक्स में ये सब फोर्सेस वगैरह का क्लासिफिकेशन है। तो ये बस मैंने एक बार टेबल आपके सामने क्यों रिप्रेजेंट करी, इसकी क्या जरूरत थी? तो ये देखो, ये क्या है ना, वेट तो पहले दिन ही पढ़ लिया था, नॉर्मल रिएक्शन तुरंत पढ़ ली थी, टेंशन भी तुरंत हो गई थी। तब से इतने दिन से हम इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के खेल रहे थे। यस, अब आज हमारा ये 10वां लेक्चर है और इस 10वें लेक्चर में हम पहुंच गए स्प्रिंग फोर्स पे। तो आज हम लोग, आज का लेक्चर और होगा तो कल का आने वाला एक और लेक्चर हम लोग स्प्रिंग फोर्स पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग फ्रिक्शन पे मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है। सो जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि दे देना चाहिए भैया, एक बार पता तो लगे। कि नहीं तो कई लोग सोचेंगे अभी ये चैप्टर और कितने दिन खींचेगा और कितने दिन खींचेगा, इतने लेक्चर हो गए अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है, चैप्टर ही खत्म नहीं हो रहा है। यस, चैप्टर इज वेरी लेंदी। स्टार्टिंग का मैकेनिक्स का पोर्शन काफी लेंदी है, तो आपको डरना नहीं है। चलो, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स की। किसकी हेडिंग डालेंगे? स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग फोर्स सर जी क्या होता है? तो मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं तो आप लोगों ने एक ऐसा कोई, देखो ये ऐसा स्प्रिंग देखी होगी। यस, तो उसी के फोर्स के बारे में हम लोगों को क्या करनी है? चर्चा करनी है। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पहले वो चटकनी वाले पेन आते थे, ऐसे टुचुक टुचुक वाले आते थे कि नहीं आते थे? उसमें क्या होती थी? एक स्प्रिंग लगी होती थी। हम लोग क्या करते, उसको दबा देते तो वो यदि आप ध्यान से देखो तो उसमें दो ऐसे छोटे छोटे से होल होते थे जिसके अंदर जाके वो अटक जाता था, और नीचे वाले में अटक गया तो आपका पेन बाहर आ जाता था, और उसको एक और दबाओगे तो क्या वो अंदर घुसता था थोड़ा सा, और वापस जाके छोड़ देते तो ऊपर वाले जाके खांचे में अटक जाता था, जिसके कारण क्या होता था? रिफिल अंदर चली जाती थी। बेसिकली वो स्प्रिंग का ही काम था। यस और नो? अच्छा, तो स्प्रिंग के बारे में एटलीस्ट आप इतना तो जानते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, और कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूं कि मान के चलो ये एक ग्राउंड पर एक ऐसे सिर्फ एक स्प्रिंग रखी हुई है। तो ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे ना तो कोई फोर्स लगाया है मैंने। क्या कोई फोर्स लगाया है? नो, कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो इस समय ये जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है मान लीजिए L0 है। कितनी लेंथ है? L0 है। इसे बोला जाता है नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या है? स्प्रिंग की क्या है? नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या किया, देखो बिल्कुल सेम इसी के नीचे मैंने एक और डायग्राम बनाया, और अभी देखो मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग से यहां पर एक m मास का ब्लॉक अटैच कर दिया। यहां पर ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन में चल रहा है। ठीक है, चाहिए तो इस लाइन को और डॉट डॉट करते हुए नीचे ले लेता हूं। ठीक है, अभी इस समय यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने m मास के ब्लॉक को इस स्प्रिंग से लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ना मैंने ब्लॉक को खींचा है, ना ही मैंने ब्लॉक को दबाया है, बस मैंने स्प्रिंग को इस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। और इस समय ये जो है ये अभी भी इसकी नेचुरल लेंथ पर है। L0 चाहिए तो आप जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर जी, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैंने क्या बताया, मैं बताना चाहता हूं कि मान के चलो कि मैंने क्या किया, ये जो m मास का ब्लॉक है इसको एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, और इसको मैंने खींचा। इसको मैंने क्या किया? खींचा। तो भैया क्या होगा जरा सोचिए,
मैंने बोला इसको खींचा, तो आप जानते हैं कि भैया ये स्प्रिंग क्या है, खींचेगी, और स्प्रिंग खींचेगी तो ये मान लीजिए अब ये m मास का ब्लॉक यहां पर आ गया। मैंने क्या किया है कि भाई देखो, यदि हम लोग यहां पे ध्यान से देखें तो ये इतना मैंने इसको खींच दिया है, तो स्प्रिंग को मैंने खींच दिया है x दूरी से। कितनी दूरी से? x दूरी से। सो इट इज द एक्सपांशन या एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या हो गया? विस्तार हो गया। कितने से? x से। अच्छा, अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, यदि मैं इस ब्लॉक को पकड़ के रखा हूं तब तक तो ये यहां पर रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? तो भैया स्प्रिंग विल ट्राई टू रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ। इस कंडीशन में स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई को वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगी। द स्प्रिंग विल ट्राई टू गेट इट्स नेचुरल लेंथ व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज। जब इस ब्लॉक को छोड़ा जाएगा तो आपकी स्प्रिंग जो है वो वापस जाना चाहती है। यस और नो? क्या ये स्प्रिंग की टेंडेंसी है या नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब सोचिए, अब मैं यहां पर कुछ और चीजें आपको बताता हूं। मान के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ही खींचा होता, एकदम थोड़ा सा खींचा होता, तो क्या होता था? वो थोड़ा सा ही वापस जाता था। यदि मैं ज्यादा खींचा तो ज्यादा वापस जाएगा। यस और नो? मतलब वो स्प्रिंग क्या कोशिश कर रही है? तो स्प्रिंग कोशिश कर रही है कि जिधर उसकी नेचुरल लेंथ है वो उधर लौट के वापस जाए। अब एक्चुअल में यदि देखा जाए, रियलिटी में यदि देखा जाए, मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो क्या होगा? ये यहां से ऐसे आएगा, क्या वो यहां पे जाके रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये आगे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे 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 करते हुए लास्ट में जाके यहां पर रुकेगा। बराबर है? तो वो जो कहानी है उसे हम लोगों को पढ़ना है ऑसिलेशन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? ऑसिलेशन चैप्टर में। लेकिन अभी हम लोगों को यहां पर जो पढ़ना है उसको जरा समझिए। मैंने क्या बोला कि भैया मैंने इसको यहां तक खींचा, और अब मुझे यहां पर जो स्प्रिंग के अंदर में क्या हो रहा है, स्प्रिंग की टेंडेंसी है, स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वो वापस अपने पोजीशन पर जाना चाहती है। तो स्प्रिंग जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी वो लगाएगी इस डायरेक्शन में, जिसे बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। जिसे क्या बोला जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग का क्या है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगा है। बात समझ में आ रही है? यहां तक ब्लॉक को कैसे लेके आया मैं? यहां तक ब्लॉक को लेके आया एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। चाहिए तो मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को भी यहां पर लिख देता हूं कि भैया मैंने यहां पर एक एफ एक्सटर्नल लगाया था, तो यहां पर भी एफ एक्सटर्नल ही लगा पड़ा है। लेकिन स्प्रिंग चाहती है कि वो वापस चली जाए, वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हमारा एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है। भाई बेसिकली क्या है भैया, मैं ज्यादा लगाऊंगा इससे थोड़ा सा तो वो स्प्रिंग वापस दे जाएगी। लेकिन स्प्रिंग तो अपनी कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? यस, वो अपनी कोशिश लगातार करे जा रही है। अच्छा, कोई जरूरी है ऐसा ही किया जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मान के चलो मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को कर देता हूं कॉम्प्रेस। बोलो, कर सकता हूं? कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? कॉम्प्रेस कर दिया। तो अब क्या होगा? बेसिकली मैंने इसको कॉम्प्रेस किया होगा तो कैसे किया होगा? मैं तो बाहर से इस डायरेक्शन में क्या इस पर एक एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूं। बिल्कुल, इस एफ एक्सटर्नल लगाने के कारण क्या हो गया? ये कॉम्प्रेस हो गई। और अब इस समय क्या होगा? इस समय ये स्प्रिंग चाहेगी कि भैया इस ब्लॉक पर यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जो कि आपका स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो कि आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, उसे ही स्प्रिंग फोर्स भी कह रहे हैं। ध्यान से रखना, मैंने क्या बोला कि भैया जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स जिसे मैं बोल रहा हूं, वही आपका, इसे ही स्प्रिंग फोर्स भी मैं कहने वाला हूं, स्प्रिंग फोर्स भी कहने वाला हूं। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि भैया ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। सर व्हाट इज दिस एक्स? तो भैया देखो, ये एक्स जो है ना, जैसे मैं यहां पर आपका एक्स लिखना भूल गया, ये वाला, तो देखो ये स्प्रिंग आपकी इतनी क्या हो गई? कॉम्प्रेस हो गई, ठीक है। तो जितना आप कॉम्प्रेस करोगे या एक्सपांड करोगे, उसके ये फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो F इज इक्वल्स टू वेक्टर लगा के लिख देता हूं माइनस का kx। अब देखो, ये मैंने माइनस का kx सिर्फ f पे वेक्टर लगाया, x पे नहीं लगाया। मतलब क्या है? देखो, मैं यहां पर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब देखो x के डिस्प्लेसमेंट पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ध्यान से देखो, ये आपकी पोजीशन थी, यस और नो। जब मेरा x इधर था तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। और जब मेरा x यहां से इधर था तो मेरा फोर्स देखिए यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, मतलब ये दोनों अपोजिट है। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो उस बेसिस पर आपको ये मिलने लगता है। तो बेसिकली यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, f वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो आएगा आपके पास में kx। मतलब हम लोग जो डायरेक्शन है वो अपने दिमाग से लगाएंगे। डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग से लगाएंगे। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको किस बात पे फोकस करना है कि फोर्स जो है वो एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग मॉड ऑफ एफ बराबर के एक्स लिखेंगे। अब यहां पर एक्स तो आपको समझ में आया, कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन है। तो अब देखो क्या होगा कि कॉम्प्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव लगाना है कि एक्सटेंशन पे पॉजिटिव लगाना है। ये दुनिया भर की कंफ्यूजन हो गई कि नहीं हो गई? तो उसको याद नहीं रख सकते। अब उसको याद नहीं रखेंगे क्योंकि सवाल के हिसाब से बदलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख लेते हैं। जैसा सवाल सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बुद्धि लगानी है और हमें सोचना है कि स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो अब तो मैंने ये सीधा सीधा बना रहा हूं ना आपके सामने। स्प्रिंग तो मैं वर्टिकल भी लगा सकता हूं, टेढ़ी भी लगा सकता हूं, कैसे भी लगा सकता हूं। तो हर बार मैं कैसे इसके बेसिस पर काम कर लूंगा, नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लिया और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर मैं डायरेक्शन अपने दिमाग से लगा सकता हूं। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर ये जो k है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये जो k है ये है आपका, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है फोर्स कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का मटेरियल है उस पर निर्भर करेगा। ये स्प्रिंग वगैरह कहां कहां पर होती है, देखो ये क्या है ना, ये फोर्स वगैरह को रोकने का वगैरह ऐसा काम करता है। मतलब वो जब इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो वहां पर मटेरियल से रिलेटेड। अब यहां तो मटेरियल लिख के छोड़ दिया, क्यों भैया, मैं थोड़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर पढ़ रहा हूं। मैं तो अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बात कर रहा हूं, तो मुझे इससे लेना देना है ही नहीं। अभी तो सिर्फ मुझे के जो है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पर मैं क्या कर लूंगा, सवाल सॉल्व कर लूंगा। अच्छा, इस के की यदि आप यूनिट निकालने की बात करो तो यूनिट बताओ जरा फटाफट से, यूनिट कितनी निकालोगे? तो देखो के बराबर आपका निकल के आएगा, के बराबर कितना निकल के आएगा, के बराबर निकल के आएगा एफ डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि के की यूनिट कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर। कितनी निकल के आएगी? न्यूटन पर मीटर। ओके, श्योर है? ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते बेटा। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सा सवाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल करते हैं। लेट्स से देखो, अभी पहले आपको जो बेसिक सिखाया है, पहले उसका एक सवाल करवा देता हूं जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। मान के चलो ये एक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ये एक 5 kg का ब्लॉक है। ये क्या है? 5 kg का ब्लॉक है। मैंने क्या किया, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया एंड एफ फोर्स, एफ एक्सटर्नल एक्सटेंड्स द स्प्रिंग, extends the spring by 50 सेंटीमीटर। फाइंड स्प्रिंग फोर्स। अब तो एकदम सिंपल सा सवाल है, बस कैसे कि एक आइडिया देना था, इसके लिए मैं करवा रहा हूं। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स। बोलो कैसे करोगे सवाल को, फटाफट से देखो। तो आप लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स पूछा है तो आप लिखोगे एफ बराबर के एक्स। के कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स कितना है? 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 50 न्यूटन। एफ का आंसर कितना आ गया? 50 न्यूटन। एकदम सिंपल सा हलवा सा सवाल मैंने आपके सामने दिया। अब यहां पर क्या होता है, कुछ और चीजों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब कैसे? ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो सवाल मिलेंगे वो हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल के मिलेंगे। तो वर्टिकल में बुद्धि कैसे लगानी है? तो सर जी बुद्धि तो वो लोग लगाएंगे ना जिनके पास में है, हमारे पास तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार ली थी। अच्छा जी, ऐसा भी है क्या? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुद्दे पर वापस लौट के आते हैं।
अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक स्प्रिंग ले ली, ठीक है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, आगे इससे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इससे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ये मैंने एक मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, देखो कनेक्ट कर दिया, और मैं इसको पकड़ के रखा है। अब मैं यहां पे हाथ कैसे बनाऊं मैं, लो भाई ये 4 उंगली हो गई, ठीक है ना, ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको पकड़ के रख दिया यहां पे, ओके। अच्छा, अब जो हमारा ये वाला चैप्टर है, हमारा ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर में अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे 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 धीरे, देखो मैं हाथ को है ना धीरे 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 नीचे लेके जा रहा हूं। जैसे हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाता जाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है ये भी नीचे आने लगेगा। क्या ये बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मैं हाथ को भी धीरे धीरे लेके जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ब्लॉक है वो भी धीरे 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 नीचे आने लगेगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी, एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि देखो ये स्प्रिंग तो खिंच जाएगी, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी, और ये आपका एम मास का ब्लॉक नीचे यहां तक आ जाएगा। यस और नो, मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में यदि मैं अपने हाथ को हटा भी लेता हूं, इसके बाद में यदि मेरे अपने हाथ को हटा भी लेता हूं, तो अब ये इसके नीचे नहीं जा रही है, इसके नीचे नहीं जा रही है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो सिचुएशन यहां पर निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या अरे रे रे, देखो ये नेचुरल लेंथ थी, मैं बोला सही बात है। अब मैंने जैसे ही ब्लॉक लगाया तो भैया आप जानते हो कि एक W बराबर mg नीचे लग गया, ये तो हमेशा ही लग जाता है, बोला सही बात है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पर यदि W बराबर mg नीचे लग गया तो ये स्प्रिंग को ट्रांसफर हुआ, मतलब स्प्रिंग पर ये ब्लॉक W बराबर mg नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये धीरे 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 नीचे खिंचती चली आ रही है। आगे वाला चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी पावर, वहां पर मैं इसको डायरेक्टली छोड़ दूंगा, तब अलग होगा कुछ, ध्यान रखना सवाल के अंदर में पहले से बता के रख रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, धीरे 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 लेके आ रहा हूं, ओके। अब जब धीरे धीरे लेके आया तो यहां पर ये सिचुएशन आ गई, इसके बाद में मैं हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या यहां तक आने के पश्चात भी W बराबर mg आपका खत्म हो जाएगा क्या? W बराबर mg आपका खत्म नहीं होगा, इट इज स्टिल एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अब क्या होगा, स्प्रिंग तो अब वापस जाना चाहती है, स्प्रिंग तो वापस जाना चाहती है, तो स्प्रिंग ने अपना एक फोर्स लगा दिया kx, स्प्रिंग ने अपना फोर्स लगा दिया kx, लेकिन स्प्रिंग तो वापस जा नहीं पा रही है। इसका डेफिनेट मीनिंग क्या निकल के आता है कि फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक के वेट के बराबर हो गया, तभी तो वो वापस नहीं जा पा रही है। लेकिन जो पिछला सवाल था उसके अंदर में क्या था, देखो मैंने ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला थी, यदि मैं इसको छोड़ दूं, यहां पे यदि मैं छोड़ दूं तो ही तो स्प्रिंग वापस जा पा रही है, यदि नहीं छोड़ूंगा तो नहीं जा पाएगी। ऐसे यहां पर भी दबा के रखा है। अब ऐसा भी हो सकता है ये एम मास का जो ब्लॉक है वो बहुत ही हैवी हो और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे अभी, क्योंकि कई लोग बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है आपने बहुत बड़ी भारी वाला एम वाला ब्लॉक लगा दिया और उससे आपने उसको धक्का देके छोड़ दिया, वो स्प्रिंग बेचारी अपनी जा ही नहीं पा रही है। वो हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वगैरह और बहुत सारी चीजें जिनको अभी मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं ये मान रहा हूं सतह सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ है, चिकनी है, थोड़ा भी एफ मास के ब्लॉक पे थोड़ा भी ऐसे टुचुक भी फोर्स लगाया तो ये भाग जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। अभी हम लोग एकदम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहां पे आ गया मैं, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, यस और नो। तो इसका मतलब ये है, अब यदि मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यदि मैं ये वाला एम मास का ब्लॉक की कंडीशन और ये वाली इसकी कंडीशन, तो क्या ये स्प्रिंग जो है वो एक्स से क्या हो चुकी है, एक्सपांड कर चुकी है। तो भैया आपका स्प्रिंग का फोर्स एफ बराबर के एक्स और वेट बराबर डब्ल्यू एम जी, बोथ आर इक्वल। तो आप लिखोगे के एक्स बराबर एम जी। सो यहां से आपके पास में एक्स आ गया, आपके पास में कितना, एम जी बाई के। ये है आपका क्या,
extension in the spring from its natural length when it achieves the mean position when the block is released slowly. अब ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम, बराबर है। इसे क्या बोल दिया मैंने? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन ही तो होती है जहां पर आप लिखते हो कि नेट फोर्स जो है जीरो है, एफ नेट बराबर क्या है? जीरो है, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं इसके लिए, इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है भैया इसकी, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। अब देखो बेसिकली यदि मैं बात करूं ना तो मीन पोजीशन का एक बेसिक मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो। मीन पोजीशन का बेसिक मीनिंग क्या है? नेट फोर्स जीरो। लेकिन हमेशा, अब देखो यहां पर देखो, इस समय यहां पर भी तो नेट फोर्स जीरो है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है, बराबर है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी स्प्रिंग क्या है? एक्सपांड कर रखी है, तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल लेंथ जो है वो ऑलवेज मीन पोजीशन नहीं है, और मीन पोजीशन जो है वो ऑलवेज नेचुरल लेंथ की पोजीशन नहीं है। सवाल को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया नेचुरल लेंथ की पोजीशन हमेशा मीन पोजीशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और मीन पोजीशन हमेशा नेचुरल लेंथ पे ही मिले ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ो, ये लो फेंक के मारा कॉन्सेप्ट, पकड़ो। क्या बोला था? मैंने बोला देखो ये नेचुरल लेंथ, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है ना। अरे भाई कोई वेट ही नहीं लटकाया हुआ है, स्प्रिंग मासलेस है। सर स्प्रिंग की वजह से भी तो mg आएगा। अरे भैया आइडियल कंडीशन, जैसे रस्सी का कोई मास नहीं होता था वैसे स्प्रिंग का भी कोई मास नहीं है, और अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मास लेस स्प्रिंग ही है। अपने सिलेबस में मास लेस स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग का मास कभी नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? ओके चलो लेट इट बी। अब मैंने क्या बोला यहां पर, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि भैया नेचुरल लेंथ पर यहां पर मीन पोजीशन मिल रही है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, और यहां पर जब स्प्रिंग ये कर चुकी है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपांड कर चुकी है, तब भी मीन पोजीशन मिल रही है। तो इससे मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि mean position is not always achieved at natural length and natural length is always not the position or not the state of mean position। मतलब नेचुरल लेंथ जो है वो हमेशा मीन पोजीशन नहीं होती है, और मीन पोजीशन हमेशा नेचुरल लेंथ पर नहीं मिलती है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो देखो यहां तक की कहानी समझ में आ गई पूरी की पूरी? यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बढ़ना ही पड़ेगा, यदि मैं इतनी देर तक इस टॉपिक पे ऐसे डिस्कस करूंगा तो फिर सवाल कब करवाऊंगा? चलो फिर से सेम सवाल ले लेते हैं हम लोग। के बराबर 100 न्यूटन पर मीटर, ये आसान लगता है मुझे इसलिए ले रहा हूं मैं। ये मेरा 5 kg का ब्लॉक है। अब ध्यान से सुनो, सवाल क्या पूछा गया है? इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली, धीरे धीरे छोड़ा गया है, फाइंड मीन पोजीशन। ओके चलो तो कैसे करना है? देखो जब आप इसे धीरे धीरे छोड़ोगे तो भैया स्प्रिंग में आएगा क्या? एक्सपांशन आएगा, और वो अपनी नेचुरल लेंथ से कहीं नीचे जाके लटक जाएगी। ये और ये आ गया आपका x। अब देखो वैसे तो आपको समझ में आ गया है, ये 5 kg का है तो नीचे लगेगा यहां पर 50 और ऊपर लगेगा kx। तो आप लिखोगे kx बराबर mg, तो x बराबर mg बाई k। m कितना है? 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, ये आ गया 0.5 मीटर। कितना आ गया? x बराबर आ गया 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। एकदम सिंपल सवाल था, आराम से कर सकते थे। यस और नो? अच्छा अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया, देखो सेम सवाल लेते हैं, ठीक है? सवाल सेम है। टिंग 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 टिंग। ये 5 kg का ब्लॉक, के बराबर 100 न्यूटन, ठीक है?
अब जरा ध्यान से देखिए, मैं सवाल के अंदर मैं बोल रहा हूं, अब देखो, अब हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहे हैं, तो भैया एफ नेट बराबर एम ए कब आएगा? वो तो आया ही नहीं अभी तक तो हम लोग के एक्स बराबर एम जी पे खेल रहे हैं। तो हम लोगों ने अगला सवाल लिया, देखो सवाल देखो एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है। अब देखो मैं सवाल क्या बोल रहा हूं, अच्छा सवाल है क्वेश्चन, इफ द ब्लॉक इज क्या बोल, खींचा जाता है, ब्लॉक इज खींचा जाता है, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच्ड। अब देखो जो भी इंग्लिश है वो ध्यान रखो यार, क्या दिक्कत है, 1.5 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सवाल को ध्यान से सुनिए, सवाल को ध्यान से रीड करिए, डायग्राम दिया है, ये दिया है, हो सकता है आपको एग्जाम में तो डायग्राम भी ना दे। कैसे देगा एग्जाम में ये सवाल, कैसे देगा, स्प्रिंग whose force constant is 100 Newton per meter is attached with 5 kilogram block in vertical direction। हो गया। Now if the block is stretched 1.5 meter from its mean position then release, then find the acceleration of the block। तो इस सवाल के अंदर में सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, पहले आपको मीन पोजीशन पता करनी है, तो इसका मतलब देखो मीन पोजीशन कब आएगी इसमें, जब आप इसे धीरे धीरे छोड़ोगे, धीरे इसको छोड़ोगे, और इसको मैंने वापस से क्या कर दिया, फिर से इसको स्ट्रेच कर दिया 1.5 मीटर। ब्लॉक को स्ट्रेच नहीं कर सकते, बेसिकली स्प्रिंग इज स्ट्रेच होनी चाहिए, या फिर एक काम कर सकते, ब्लॉक को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक काम करो डिस्प्लेस तो लिख ही सकता हूं ना, ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया है ना, हो गया ना, इंग्लिश तो सही हो गई, ब्लॉक इज डिस्प्लेस वर्ड सही आएगा, ठीक है, 1.5 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सवाल समझ में आया? तो भैया सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपको पहले तो इसकी मीन पोजीशन पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस डायग्राम को वापस से बना रहा हूं मैं, जगह बचेगी फिर बन जाएगी। मैंने क्या किया, देखो पहले से धीरे धीरे छोड़ा और यहां पर ये आ गया यहां पर, ठीक है, ये मान के चलो मेरी ये पोजीशन आ गई 5 kg वाला, और इसे मैं ले रहा हूं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन पे इसलिए बराबर वहीं पे लेके आया। कई लोग बोलेंगे सर काहे मजाक कर रहे हो, वो तो अंदाजे से आ गया, चलो जो भी है, मैंने बोला देखो ये है आपकी x दूरी, ठीक है, मीन पोजीशन की। अब मैंने सेम डेटा इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ये x बराबर है 0.5 मीटर, निकाल चुका हूं पहले सवाल में, इसलिए मैं दोबारा निकाल रहा हूं, kx बराबर mg लगा लो सेम सवाल में, तो x बराबर 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो, अब मैंने किया क्या है कि इस ब्लॉक को और 1.5 मीटर डिस्प्लेस किया है, और 1.5 मीटर क्या किया है, डिस्प्लेस किया है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखो मेरे मन में दो सवाल आते हैं, पता है क्या, दो सवाल वो आते हैं, एक सवाल तो यह है कि सर 1.5 मीटर नीचे क्यों जा रहे हो, ऊपर भी तो जा सकते हो। यस मैं जा सकता हूं, लेकिन जनरली कुछ नहीं बोला है तो आपको ऐसे ही जाना है, जनरली जब कुछ नहीं बोला है तो आपको नीचे ही जाना है। यदि ऐसा होगा तो देखो ये स्प्रिंग जो है वो और खिंच जाएगी, और मान के चलो यहां पर वो 5 kg वाला ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब सोचिए ये वाला जो दूरी आ गई है वो है 1.5 मीटर की, कितनी दूरी है ये, 1.5 मीटर की दूरी है। अब जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा, क्या ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, बिल्कुल भागेगा। क्या अभी ये रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, मैंने पकड़ के रखा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर भागेगा तो इसका मतलब ये है कि इट विल हैव सम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। मैंने बोला सही बात है, लेकिन इस समय यहां पर यदि मैं 5 kg के ब्लॉक की यदि मैं बात करता हूं तो भैया 5 kg वाले ब्लॉक पर ये आ गया 50 न्यूटन नीचे, ऊपर आएगा एक्सेलरेशन, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, और स्प्रिंग फोर्स के अंदर में जो x होता है भैया मैंने माना F बराबर KY लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लेता हूं, KY। Y क्या है, Y जो है वो है एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन,
लेकिन ये जो एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है भैया, फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको यदि मैं नहीं बोला हूंगा पहले तो इसको आप लिख लेना, कहां से लिया जाता है, फ्रॉम मीन पोजीशन, बराबर है। तो इसका मतलब ये आएगा कि भैया ये आएगा के इंटू 0.5 प्लस का 1.5। ध्यान रखेगा क्या, बोलो ध्यान रहेगा क्या, 1.5। सवाल में बच्चा यहीं पे गलती करेगा बस। देखो मैं पहले सही वाला सॉल्व कर लेता हूं। सही वाला क्या आएगा, ऊपर का स्प्रिंग फोर्स माइनस का वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, के इंटू 0.5 प्लस का 1.5। बच्चा बस ये 0.5 को ऐड नहीं करेगा। माइनस डब्ल्यू मतलब आ गया 50 बराबर 5 इंटू ए तो निकालना है, के है आपके पास में 100 इंटू 2 माइनस का 50 बराबर 5 इंटू ए। 100 में 100 इंटू 2 200 में से गए 50, 150 डिवाइड बाई 5, 3 जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल है। बच्चा गलती कहां पे करेगा, बच्चा मतलब आप लोग की बात कर रहा हूं मैं, 0.5 को लेना भूल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा होता है मीन पोजीशन इज नेचुरल लेंथ, जो कि नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, इससे ज्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता, मेरा गला बैठ जाएगा भाई। आप यही चाहते हो ना, हाँ, जिससे आगे 1-2 लेक्चर छुट्टी मिल जाए। बेटा बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी, गला कितना भी दुखेगा तो भी मैं आपका लेक्चर लेके ही मानूंगा। क्लियर है, सवाल समझ में आया। बोलो क्या करना होता है, एफ नेट बराबर एम ए, वही चल रहा है। बस एफ नेट कहां से कैसे दिमाग लगाना है, एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर। क्यों, ब्लॉक ऊपर जाएगा जैसे ही छोड़ोगे, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये थोड़ा सा देखो, अब स्प्रिंग वाले सवालों में ना थोड़ा सा कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ओके चलो। अब मैंने क्या करना है, आगे एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्या करते हैं, अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रिंग विद पुली ब्लॉक सिस्टम। सवाल है स्प्रिंग विद पुली ब्लॉक सिस्टम। ओके चलो 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 चलो, ये यहां पर मैंने लगा ली एक स्प्रिंग, ठीक है। ये ले लिया मैंने 5 kg का, यहां पर ले लिया मैंने 2 kg का, ठीक है। एक 5 kg का ब्लॉक ले लिया, एक 2 kg का ब्लॉक ले लिया। यदि आपको 2 kg का अच्छा नहीं लग रहा है तो आप छोटा मोटा भी ले सकते हो, 1 kg ले सकते हो, जो भी चाहो वो ले सकते हो। हमारा के क्या था, स्टैंडर्ड वाला 100 न्यूटन पर मीटर। मैं इतनी देर से वो 100 लेके चल रहा हूं। 100 में क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है, आसान होती है। अब देखो सवाल सुनिए क्या होगा। सवाल ये होगा, देखो यदि ये स्प्रिंग ना होती और यहां पर रस्सी होती, यदि ये स्प्रिंग ना होती और यहां पर एक रस्सी होती तो क्या होता, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ता तो भैया ये वाला ब्लॉक नीचे जाता और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी भी यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो अभी भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो आपको बताना है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, वही सवाल है। ओके सर जी एक बात बताओ मुझे, प्यारी प्यारी सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, इसका एक्सेलरेशन ए नीचे तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर। सर इसका फायदा क्या है, हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है ना अभी तक। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि ध्यान से देखो, क्या इस रस्सी में टेंशन टी जनरेट होगी, किधर में, ऊपर में। अच्छा ये रस्सी यहां तक स्प्रिंग के लास्ट एंड तक कनेक्टेड है कि नहीं है। अच्छा कई लोग बोलेंगे सर ये तो आपने डायग्राम में बनाया, इसने यहां से ले लिया तो, अरे भैया वो लास्ट में कहीं से भी कर लो, एट द एंड इट इज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, रस्सी से कनेक्टेड है। यस, तो इसका मतलब इसमें जो टेंशन डेवलप होगी क्या वो भी टी होगी, यस टी ही होगी। अब ये जो टेंशन डेवलप हुई है वही आपका स्प्रिंग फोर्स है, वही आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। मतलब बेसिकली आपको बनाया गया बेवकूफ और कुछ नहीं है। टी को अब क्या कर देना है, कि एक्स से इक्वल कर देना और सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर जी सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले यहां पे एफबीडी बनाया 20 टी, तो यहां लिखोगे टी माइनस का 20 बराबर का 2a, सही है। अच्छा यहां पर एफबीडी बनाओगे तो यहां पर आएगा 50, यहां पर आएगा वही टी, क्योंकि ये टी तो पूरा आएगा। बस यही लॉजिक ध्यान रखना है। यहां आएगा 50 माइनस का टी बराबर 5a।
अब देखो कई लोग बोल रहे थे सर ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो, 50 में से 20 गया, आ गया 30 बराबर ये कितना आएगा 5 और 2 7a, डेटा गंदा आ गया, a बराबर आ गया 30/7, डेटा दूसरा लेना चाहिए था, चलो छोड़ो, अब जो ले लिया वो छोड़ दिया, a आ गया मेरे पास में, तो t कितना आएगा, a की वैल्यू पुट करो तो t बराबर आएगा 20 प्लस का 2 इंटू a मतलब 30/7, तो ये आएगा कितना 60/7, t बराबर 7 दूना 14, 7 दूना आ गया 14, 14 14 मतलब 140, 140 और 60, 140 और 60 200, 200 डिवाइडेड बाई 7 इज द टेंशन, 200 डिवाइड बाई 7 इज द टेंशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि भैया f बराबर kx से इक्वल कर दीजिए, तो t विल बी इक्वल्स टू k इंटू एक्स, तो x बराबर आएगा t बाई k, तो t है आपके पास में 200 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई k है 100, तो आंसर आएगा 2/7 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, यस आ गया। अच्छा चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। सर जी कैसे थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे, देखो दिख तो आपको पूरा गया होगा सवाल इस पे बोर्ड पे है ना, यस और नो। मैं इस सवाल को मिटा के नया नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा अगली स्लाइड पे जाऊंगा, अगली ब्लैंक स्लाइड लूंगा और उस पर एक नया सवाल आपके लिए छाप देता हूं। हाँ ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसका रीजन में सवाल लेने का रीजन भी होगा कुछ ना कुछ, तभी मैं ये सवाल लेने वाला हूं। ये आपकी पुली लगा दी, इस साइड में आपका 5 kg का ब्लॉक था, ये तो आपको याद है, बिल्कुल वही सवाल है, बस इस बार मैंने क्या कर दी, स्प्रिंग उल्टी लगा दी, मतलब इधर में लगा दी स्प्रिंग। लो भाई बताओ सबसे फिर से वही आपको एक्स बताना है स्प्रिंग का, बोलो स्प्रिंग करो, कैसे करना है अभी मैंने आपको सिखा चुका हूं, बहुत ही प्यार मोहब्बत में सिखाया मैंने आपको। बोलो क्या आएगा, ये इधर लगेगा 50, इधर लगेगा टेंशन टी, ये आएगा ए नीचे बराबर है, इधर में लगेगा 20, ये टी तो ये टी, तो ये वाला भी इधर टी, इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर, सही है। बस लगाओ इक्वेशन, तो ये आप लगाओगे टी माइनस का 50 बराबर का 5a, और ये आएगा, अबे गलत लगा दी मैंने सॉरी, ये आएगी 50 माइनस का t बराबर का 5a, और ये आएगी t माइनस का 20 बराबर 2a, दोनों को सॉल्व कर लो, टी कटेगा 30 बराबर 7a, तो a बराबर आएगा 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से एक्सेलरेशन मिलने के बाद में t बराबर आएगा 20 प्लस का 2 इंटू a 30/7, तो t बराबर आपके पास में 200/7। ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं पता है क्या आपको, तो यहां से आएगा kx बराबर t, तो x बराबर आएगा t बाई के, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई k 100, तो x बराबर आएगा कितना 2/7 मीटर, खत्म। सेम मतलब यह है कि स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है यदि बाकी सिस्टम को सेम रखा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला था, मैंने वर्ड बोला है कि स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज करने से स्प्रिंग के एक्सटेंशन या एक्सपांशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर द सिमिलर सिस्टम। क्यों, ये सर पॉइंट क्यों बताया, आगे चल के मैं ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक फॉर्मूला आएगा t बराबर 2π अंडर द रूट ऑफ k/m वाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, इसको छोड़ दो अभी, यहां पे दिमाग मत लगाओ, लेकिन वहां पर ये पॉइंट आएंगे, वहां पर मैं ऐसे ही सवाल आएंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो ये k क्या है, k इक्विवेलेंट वगैरह वाली चीजें हैं, मास उससे कितना लटक रहा है, तो इधर उधर घुमा देते हैं और पूछते रहते हैं कि भैया बताओ इसमें कितना आएगा टाइम पीरियड, और बच्चा कंफ्यूज हुए घूमते रहता है। एक बार है हम लोग जब सवाल पढ़ाएंगे तो मैं इधर से करवाऊंगा, एग्जामिनर हो सकता है इधर से पूछ ले, क्लियर है। अच्छा दोनों साइड से पूछ ले तो कोई दिक्कत है क्या, बस दोनों साइड में फिर वो अलग अलग देगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो टाइप के सवाल हमको नहीं पूछेंगे, बेसिकली एक स्प्रिंग लगा दे वही बहुत है, एक स्प्रिंग में हम लोग हैरान परेशान घूमते हैं। चलो अब सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देखो कैसे। अब मैंने सवाल में क्या कर दिया, देखो इस बार है ना, मैंने क्या किया, इस पुली को ही स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और फिर से वही 2 ब्लॉक लगा दिए। ध्यान से देखो मैंने क्या कर दिया, बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग को ही ऐसे कर लिया है। अब यहां पर हमारे पास में है 5 kg और यहां पर है आपके पास में 2 kg, और यदि सिस्टम, फिर सवाल वही बोला जाता है, इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, वही सवाल,
के बराबर आपका घिसा पिटा वही 100 न्यूटन पर मीटर ले लीजिए, सवाल को सॉल्व कर दीजिए। बोलो कैसे करोगे इस बार? इस बार कुछ नहीं करना है। इस बार देखो क्या होगा, ये आपका 20, ये आपका t, ये तो सही है, ये आपका 50, ये भी सही है, और ये आपका t, ये भी सही है। इधर से एक्सेलरेशन a निकालोगे, ये ऊपर जाएगा, बराबर है। लेकिन यहां से देखिए क्या होगा, इस जगह पर आपका इस बार टेंशन 2t आएगी। बाकी तो आप कर सकते हो भाई, बाकी तो यहां यदि ये स्प्रिंग हटा दूं तो ये नॉर्मल सवाल है कि नहीं? यस, ये नॉर्मल सवाल है, नीचे का सिंपल एटवुड मशीन वाला, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला। तो आप सीधा सीधा एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। कितना? 5 में से 2 गया तो 30 डिवाइडेड बाई 5 और 2 7। कैसे लिखा? ओ माय गॉड। और टेंशन कितनी लिखी जाती है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस का m2 ना। कुछ तो भी गड़बड़ी कर रहा हूं मैं। m1 m2 g और रह गया, तभी मैं बोलूं। सो t बराबर आ गया 10 पंजे 5 दूना 5 चौका 20, 200। 200 डिवाइडेड बाई 7। डेटा तो सेम है ना। अब देखो ये जिसको फॉर्मूले याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये a कहां से आया? तो a का फॉर्मूला होता है अनबैलेंस्ड वेट अपॉन टोटल मास। ये तो याद ही नहीं होगा, एटवुड मशीन ऐसे सीखी है हम लोगों ने। कई लोग बोलेंगे सर फिर इतनी देर से इन सवालों में क्यों नहीं लगा के दिखा रहे थे? अरे भैया मैं क्या है ना, स्प्रिंग लगा दी थी तो आधे लोग तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते थे, इसके लिए मैं यहाँ पे करके दिखाया कि भैया ऐसा होता है। लेकिन अब मैं यहां पर जब आपको सिखा रहा हूं तो मैंने बोला कि यार यहां से नीचे तो एटवुड मशीन है, यहां से नीचे क्या है? एटवुड मशीन है। तो ये तो सीधा सीधा मैं कर सकता हूं, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है, तो मैं सीधा सीधा लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब आप जब स्प्रिंग के अंदर में एंट्री मारोगे तो स्प्रिंग में क्या होगा? देखो ये 2t बराबर है, यस और नो? ये क्या है? 2t फोर्स। और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कितना? kx। तो आप लिखोगे kx बराबर का 2t, तो x बराबर आएगा 2t बाई k। तो x बराबर इस बार आएगा 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई k मतलब 100। तो इस बार x का आंसर आ गया 4/7 मीटर। पिछली बार 2/7 आया था, है ना? किधर गया? इस बार 4/7 यहां पर आंसर आपको मिल रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? मैंने बोला ठीक है सर जी। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्प्रिंग को उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अरे इंक्लाइन प्लेन पे लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं? इंक्लाइन प्लेन पे लगा सकते हैं। अब देखो इंक्लाइन प्लेन का जो सवाल बनेगा जनरली ऐसा बनेगा, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, देखो यहां से एक स्प्रिंग लगा ली और यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक लगा दिया, वही सेम 5 kg का ब्लॉक, 37 डिग्री का एंगल, के बराबर 100 न्यूटन पर मीटर है। ब्लॉक इज रिलीज स्लोली। देखो ध्यान से सुनो, हमेशा ये में वही है, ब्लॉक इज रिलीज स्लोली। मैं बोलूं या नहीं बोलूं, सिस्टम में हमेशा वही है, ब्लॉक इज रिलीज स्लोली। जैसे ये जो सवाल है ना, ये वाले जो सवाल है, इनमें भी सिस्टम को धीरे से ही रिलीज किया गया है। जब तक आपकी स्प्रिंग क्या है, खिंच रही है, तब तक का ही वो है, ठीक है? तो सब कुछ सिस्टम स्लोली स्लोली चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलो इस सवाल को करके बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे निकालोगे? सवाल में आप कॉमन सेंस लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखो यदि ये स्प्रिंग नहीं होती तो आप यहां पर देखते, ये आता था 50, ये आता था 50, ये 37 डिग्री, तो ये 50 cos 37, और ये इधर में आता था कितना? 50 sin 37, बराबर है। मतलब ये 50 sin 37 से क्या कर रहा है? स्प्रिंग को दबा रहा है, और बदले में स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग इधर से F बराबर kx लगाएगी। तो आपने बोल दिया 50 sin 37 बराबर k इंटू एक्स। बोलो सही बात है? अरे भाई देखो कॉमन सेंस लगाया, स्प्रिंग कितने से दबाएगी इसको? 50 sin 37 से। स्प्रिंग कितने का फोर्स लगाएगी? kx का। तो x बराबर आएगा 50 sin 37 में, मतलब 50 इंटू साइन 37 3/5 अपॉन का k कितना ले रखा हूं मैं? 100 ले रखा हूं। तो बोलो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा? 5 से ये 5 कटेगा, 0 से ये 0 कटेगी, 3/10। तो x बराबर आ गया 0.3 मीटर। यस और नो? सिंपल। अच्छा इसी सवाल को वो उल्टा करके दे सकता है। मतलब कैसे दे देगा? ये यहां पर इसने दीवार में क्या कर दी? एक स्प्रिंग ऐसे लगवा दी, और यहां पर वही 5 kg का ब्लॉक लगवा दिया।
सेम सवाल, K बराबर 100 न्यूटन पर मीटर। इस बार क्या हो रहा है, देखो यहां पर ऊपर से ब्लॉक उसको दबा रहा है, यहां पर नीचे की तरफ खींच रहा है। बोलो तरीका क्या होगा, तरीके में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है भैया। ये तो 50 है, ये इधर और ये इधर, यस और नो। ये एंगल अभी भी 37 आएगा, ये 50 cos 37 आएगा, जिसका कोई रोल हमें लेना देना नहीं है। ये 50 sin 37 से ही खींचेगा। सिस्टम को मैं हमेशा यही बोल रहा हूं, धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, तो धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, करोगे तो 50 sin 37 बराबर kx, क्योंकि स्प्रिंग इस बार kx इधर लगाएगी, स्प्रिंग kx इधर लगाएगी। इसमें भी देखो kx इधर लगाया था। अब मैं डायग्राम को उल्टा बनवा लूं, अरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आएगा k मतलब 100 इंटू एक्स, तो x का आंसर अभी भी कितना आएगा 0.3 मीटर, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपके लिए छोड़ दिया। बोलो अब मैं अगला सवाल में क्या कर दूंगा, इसका मुंह बदल दूंगा, इसका क्या कर दूंगा, मुंह बदल दूंगा। बोलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज टाइम पास। बोलो कैसे लगाई थी, लो भाई ये यहां पे नीचे, यहां पे स्प्रिंग, लो यहां पे ब्लॉक लगवा लो, टाइम पास है ये प्योर। लो भाई ऐसे कर लो, इस बार यहां पे ऊपर लगा दो ये स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक, ये थीटा एंगल, ये थीटा ही रखो इसको, ये एम मास का ब्लॉक, ये के। बोलो टाइम पास है ना। 4 सवाल बना दिए। मैं एक ही कराता तो भी काम हो जाता था, लेकिन कई लोग भूले भटके महारथी आते थे और बोलते सर ये वाला तो सवाल करवाया नहीं आपने। बोलो क्या करना है इसमें, अरे भैया mg sin थीटा ही तो लेना है बस। इस बार क्या होगा, बोलो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा। यदि ये थीटा एंगल है, ये mg, तो ये आपका mg sin थीटा इधर लगेगा और स्प्रिंग फोर्स kx इधर लगेगा, यस और नो। इसमें क्या होगा, इसमें इधर में आएगा mg sin थीटा और kx जो है वो इधर लगेगा। बोलो इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही आपको ध्यान रखना है, वही करना है। इतनी देर से बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो कहानी हम लोग कर रहे हैं वो पूरी की पूरी कहानी है आपके पास में किसके लिए, क्या बोलते हैं, एक ही स्प्रिंग के लिए। किसके लिए है पूरी कहानी, एक ही स्प्रिंग के लिए ये कहानी मैंने पढ़ाई है। अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो है आपके पास में, पता है कौन सा वाला, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को लेकर के है, और उसके बाद में स्प्रिंग कटिंग, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कटिंग। तो एक काम करता हूं, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन आज ही पढ़ लेते, खत्म करते हैं कहानी को। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन मतलब 2-2 स्प्रिंग लगाएंगे, 3-3 स्प्रिंग लगाएंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नाउ गिव द हेडिंग स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। हेडिंग क्या डालनी है आपको, आपको हेडिंग डालनी है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। कौन सी हेडिंग है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर में पहली हेडिंग आपके सामने आ रही है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सी हेडिंग है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी 2 स्प्रिंग बैक टू बैक कनेक्टेड हो। कैसे, जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये दीवार है, इस पे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, फिर दूसरी स्प्रिंग ऐसे लगा दी, और फिर इससे मैंने कोई तो भी एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। इसका फोर्स कांस्टेंट है K1, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2, इसका फोर्स कांस्टेंट है K1, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2, और मैंने यहां से एक फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। बोलो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों स्प्रिंग सेम खींचेंगी कि अलग अलग खींचेंगी। सोचो, यदि एक अकेली स्प्रिंग होती तो आप लिखते हो F बराबर K इंटू एक्स, सही बात है, बिल्कुल सही है। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। वो किस बात पर निर्भर करता है, वो मटेरियल पर निर्भर करता है। यदि मटेरियल पर निर्भर करता है तो इसका मतलब ये है कि यदि सिंपल सी बात बताओ कि यदि मैं एक चीज को 2 अलग अलग स्प्रिंग हैं, दोनों का K अलग अलग है, दोनों को यदि मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा तो दोनों में जो फोर्स डेवलप होगा वो सेम या अलग अलग, तो दोनों में फोर्स अलग अलग डेवलप होगा, यस और नो। इसका मतलब दोनों में जो खिंचाव आएगा क्या वो भी सेम आएगा, नहीं, वो अलग अलग ही आएगा। तो अब जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो मैंने क्या बोला भैया, ये F एक्सटर्नल यहां पर यदि मैंने लगा दिया, ठीक है, F एक्सटर्नल लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो यहां पर जो ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, ये स्प्रिंग क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी।
यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यही फोर्स आगे ट्रांसफर होगा तो ये स्प्रिंग में भी एक फोर्स आएगा, यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो क्या ये जो भी फोर्स लगाया होगा, मैंने इसे नाम दे दिया मान के चलो F2, तो क्या ये F2 F के बराबर होगा? यस। और यहां पर जो स्प्रिंग है वो भी एक फोर्स लगाएगी, मान चलो इसका फोर्स F1 है, तो क्या ये F1 भी F के ही बराबर होगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यदि ये फोर्स सेम ट्रांसफर हुआ है लेकिन इसमें जो एक्सपांशन होगा क्या वो सेम होगा? नहीं। और इसमें वो भी नहीं होगा, वो भी सेम नहीं होगा। लेकिन मान के चलो इन दोनों स्प्रिंगों को हटा दिया जाए और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक नई स्प्रिंग लगा दी। मैंने क्या करा, एक नई स्प्रिंग लगा दी और मैंने m मास के ब्लॉक से सेम F एक्सटर्नल लगा दिया। तो इसमें जो एक्सटेंशन आया है लेट से वो है x, लेट से वो क्या है? x है। कितना आया है? x आया है। और ये जो x आया है ये x है x1 प्लस के x2 के बराबर। क्यों? मुझे तो उतना ही चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? उतना ही चाहिए जितना इन दोनों का हो गया। मैंने माना कि भैया ये स्प्रिंग x1 से खींची थी, ये वाली x2 से खींची थी, मैंने F एक्सटर्नल का फोर्स लगाया, अब मैंने उतना ही F एक्सटर्नल लगाया, लेकिन इसका जो K इक्विवेलेंट है ना वो मुझे नहीं मालूम है कितना लूं, वही तो निकालना है सवाल के अंदर में। तो मैंने क्या किया, दोनों का मिला के, मतलब ये जो x है बेसिकली ये x है आपका x1 प्लस के x2 के बराबर। x किसके बराबर है? x1 प्लस के x2 के बराबर है। उतना ही खिंचाव आया है जितना दोनों आया था। तो भाई K इक्विवेलेंट अभी तो पता लगे, नहीं तो पहले तुमने सोच के क्या ले लोगे, सोच के लोगे क्या इतना ले लूं करके? नहीं। तो मैंने बोला उतना ही खिंचाव प्रोड्यूस हो, उतना ही एक्सटेंशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस होना चाहिए जितना इनमें हुआ है उसी सेम फोर्स के कारण। तो K इक्विवेलेंट कितना आया वो मुझे यहां पर देखना है। तो मैंने बोल दिया भैया जी x बराबर है आपका x1 प्लस का x2। अच्छा, f बराबर kx है तो x बराबर क्या आएगा? f बाई k। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो x का आएगा कितना? f बाई k इक्विवेलेंट बराबर f1 बाई x1 प्लस का f2 बाई x2। लेकिन ध्यान दीजिए f बराबर f2, f बराबर f1। बेसिकली यदि आप बोलोगे सर f1 बराबर तो f2 होना चाहिए, तो ऐसे भी देख लो f1 बराबर f2 तो f2 बराबर f, तो ये आपस में क्या है? बराबर है। तो f1 f2 कट जाएंगे, सो इट इंप्लाइज फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस का 1 बाई k2। ये यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। किसके लिए? स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। किसमें है ये कहानी? है तब जब सीरीज में है। ठीक है, ओके। कितनी? 2 स्प्रिंग। यदि 3 स्प्रिंग होंगी तो आप क्या लिखोगे? तो 3 स्प्रिंग के लिए लिखोगे 1 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस का 1 बाई k2 प्लस का 1 बाई k3। 4 होंगी तो ऐसे ही लगाते चले जाओ। लेकिन यदि मैं 2 स्प्रिंग के लिए बात करता हूं, फॉर 2 स्प्रिंग, तो आप लिखोगे 1 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस का 1 बाई k2। इसे जरा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा k1 इंटू k2। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? ओके, 3 और 5 का एलसीएम कितना? 3 इंटू 5, तो वही मैंने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा k2 प्लस का k1 और ये है आपका 1 बाई के इक्विवेलेंट। सो ओवरऑल के इक्विवेलेंट की यहां से वैल्यू कितनी आएगी? यहां से निकल के आएगा के इक्विवेलेंट बराबर k1 k2 अपॉन k1 प्लस का k2। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको लगता है रजिस्टर्स में, लेकिन पैरेलल में। मतलब मैं सिंपल सी बात बताऊं, रजिस्टर्स जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रजिस्टर्स इन पैरेलल का यही फॉर्मूला होता है। क्या रजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2। देख लीजिए, मतलब वही कहानी है। तो रजिस्टर्स इन पैरेलल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज। क्या ये बात दिमाग में रहेगी? यस और नो? फटाफट से बोल दो। अब मैं इस पे 2-3 सवाल आराम से जितने चाहिए उतने सवाल करवा सकता हूं। क्या डेटा डालूंगा, सवाल करते चलो, डेटा डालूंगा, सवाल करते चलो। अब मैंने बोला लेट्स से मन ही मन में मैंने बोला सिंपल बात कि ऐसे 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 मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, मैंने दूसरी स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 kg का एक ब्लॉक लगा दिया। मैंने बोला इसका k1 बराबर है 30, इसका k2 बराबर है 60। ठीक है, तो बताओ कि मैं इसको स्प्रिंग को कितने से रिप्लेस करूं यहां पर कि दोनों में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो? 5 kg। ठीक है, सवाल क्या बोला गया है? फाइंड के इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन एज प्रोड्यूस इन दिस फिगर। अरे सवाल में कुछ नहीं है, के इक्विवेलेंट पूछा है। बोलो 2 ही स्प्रिंग लगवा रहा हूं तो के इक्विवेलेंट आएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस का k2। थोड़ा सा फास्ट हो गया क्या?
यस थोड़ा सा फास्ट हो गया, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे पूछो हमसे कि हम कितने डरे डरे घूम रहे हैं। 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये आएगा 10 बार। 3 से काटोगे कटेगा 2 बार। आंसर आ गया 20 न्यूटन पर मीटर। अब इसके आगे सवाल वो चाहे जैसे घुमा सकता है, चाहे जैसे सवाल घुमा सकता है, ठीक है। जैसे अब बोल दिया उसने कि, अब यदि यहां पे उसने बोल दिया ना कि मान के चलो मैंने फोर्स लगाया है 80 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो फाइंड द एक्सटेंशन। सवाल ध्यान सुनिए, इफ 80 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, इफ 80 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। बट यहां पे एक बात और ध्यान रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्लोली डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? स्लोली, नहीं तो एक्सेलरेशन पे आ जाएगा फिर। हालांकि इसमें एक्सेलरेशन वाली बात आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया धीरे धीरे लगाना है। क्या लगाना है? धीरे धीरे फोर्स लगा रहा है। मैं यहां पे लिख दो कैसे यार कि अब जो भी है, जैसे भी आप मतलब समझ, भावनाओं को समझिए मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो 80 न्यूटन का फोर्स है उसको मैंने स्लोली लगाया है। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए सवाल को, इस सवाल को खड़ा करना पड़ेगा। सवाल गलत हो जाएगा, सॉरी बेटा, सवाल गलत हो जाएगा। इसको खड़ा करना चाहिए था। कैसा करना चाहिए था? खड़ा। मतलब कैसा? वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब ध्यान से देखिए, ये सेम सवाल है। सवाल देखो यहां पे ऐसे आएगा, तभी ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे, और यहां पर 5 kg। अब 5 kg का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। मैं 8 kg ले लेता हूं यहां पे। ये है K1 बराबर 30 और K2 बराबर कितना था? 60 न्यूटन। बराबर है ना? ऐसे न्यूटन पर मीटर वाले सवाल थे, न्यूटन पर मीटर वाले सवाल थे। यस और नो? ओके। अब मैंने क्या बोला? सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली। तो भैया आपको बताना है एक्सटेंशन। तो भैया हम लोग पहले तो इस सवाल को रिप्लेस करेंगे किसमें? इसमें। किसमें? इसमें। ये एक सिंगल स्प्रिंग का सवाल हो गया। बोलो 8 kg बराबर है, सिस्टम धीरे धीरे छोड़ दिया। मैंने क्या बोला? सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पे एक प्रॉब्लम होती है, मैं इसको धीरे 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 खींच रहा हूं, ठीक है। अब वो मैं लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बेसिकली मैं चाहता तो यही था कि 80 न्यूटन के फोर्स से इसको धीरे धीरे डिस्प्लेस करवाया जाए, लेकिन वही प्रॉब्लम होती थी, एफ नेट बराबर एम ए का फंडा आ जाता था। भाई एफ नेट बराबर एम ए का फंडा आ जाता था, तो वो मैं चाहता नहीं था। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, जिससे सवाल भी बन गया आपका और काम भी हो गया। बोलो सवाल कैसे बन गया? सवाल ये बन गया, देखो ये नीचे लग गया 80, ये ऊपर क्या लगेगा? के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। सिंस मैंने यहां पे बोला है सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप लगा दो 80 बराबर क्या आएगा? के इक्विवेलेंट 30 और 60 का कितना आया था? 20। तो x बराबर आएगा कितना? 4 मीटर। खत्म। ये ऐसे सवाल बनेंगे। ओके, चलो एक और बात रह गई हमारी, कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। लास्ट वाला क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं जब बात करता हूं तो मैंने क्या बोला? देखो ये m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, ये m मास का एक ब्लॉक है। ये एक पहली स्प्रिंग मैंने लगा दी और ये एक मैंने यहां पे दूसरी स्प्रिंग लगा दी। ये है आपका K1, ये है आपका K2। सो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी दोनों स्प्रिंगों में एक्सटेंशन सेम हो, मतलब देखो यदि मैं यहां पर एक F एक्सटर्नल लगा देता हूं तो बताओ इसमें एक फोर्स डेवलप होगा जो F1 होगा, जो इसमें डेवलप होगा वो F2 होगा, लेकिन बेसिकली F1 बराबर F2 ही होगा, और ये जो फोर्स डेवलप होगा वो F एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल जो है वो F1 और F2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई F1 और F2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे पॉइंट है। भाई देखो हॉरिजॉन्टल में FBD बना के सोचो ना। सर इसमें तो आपने सेम बताए थे, किधर गया वे? किधर गया? हाँ, इसमें तो आपने सेम बताया था कि F बराबर F2, F2 बराबर F1। भैया ये सीरीज में सीधा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाली जो स्प्रिंग है उसका अलग फोर्स आएगा, इस वाली का अलग फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
दो अलग अलग जगह, तो F विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस का F विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस का F2। अच्छा, मैंने बोला इसका जो एक्सटेंशन है वो X1 है और इसका जो एक्सटेंशन है वो X2 है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मतलब यदि मैंने इन दोनों को एक ही स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, वही M मास का ब्लॉक, ये F एक्सटर्नल, और मैंने बोला कि ये जो है वो है K इक्विवेलेंट। तो बताओ इतना ही एक्सटेंशन चाहिए, तो क्या ये वाला एक्सटेंशन यदि मैं इसमें मान लेता हूं x, इसमें कितना मान लेता हूं x, तो ये x x2 और x1 में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन आएगा x1 विल बी इक्वल्स टू x2 विल बी इक्वल्स टू x। ये तीनों की तीनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। तीनों की तीनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। पिछली बार क्या हुआ था, ये एक्सटेंशन जुड़ गया था, इस बार नहीं जुड़ रहा। क्यों? देखो ऐसा थोड़ी है यार ये ज्यादा खिंच जाएगी ये कम खिंचेगी, ऐसा होगा क्या? वही बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द फिक्स सिस्टम। एक ज्यादा खिंच जाएगी एक कम खिंच जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक ग्लास है जिसकी कैपेसिटी है 200 ml, जिसकी कैपेसिटी है 200 ml, उसको मैंने नल के नीचे लगा दिया। अब नल में से पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 200 ml है, तो 200 ml से ज्यादा भरेगा नहीं, बचा हुआ क्या हो जाएगा? उड़ल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर उसका और इसका तो कोई तुकबंदी नहीं बनती है। अब मेरे भी दिमाग में नहीं आई, बना दी मैंने जो भी है। मैं बोला इसमें यहां से और यहां के बीच में कहीं जगह नहीं ना बाहर जाने की। अब ऐसे थोड़ी है कि ये स्प्रिंग आ रही थी और ये थोड़ी सी ऐसे बाहर निकल के ऐसे फैल जाएगी, ऐसे नहीं फैलेगी, सेम वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या बोलता हूं, F जो आएगा वो आएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर F1 कितना आएगा? K1 इंटू X1, और प्लस का ये कितना आएगा? K2 इंटू X2। बट X1 बराबर X2 बराबर X है, तो भैया यहां पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है K1 प्लस का K2। बात समझ में आई? इसमें भी सेम टाइप का सवाल बनाएंगे। कैसे सेम टाइप का सवाल? ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, देखो ये एग्जामिनर आपको डराता है ऐसे सवाल बना बना के, मतलब अभी तक बनाए तो नहीं है लेकिन बना भी दे तो आप डरोगे क्या? बोलो, अच्छे बच्चे हैं ना? ओके, मैंने ये ले लिया 30 न्यूटन पर मीटर का, ये ले लिया 60 न्यूटन पर मीटर का, और मैंने यहां पे लगा दिया 90 किलोग्राम का ब्लॉक। सॉरी 90 का मतलब ज्यादा हो जाएगा, 9 kg का ले लो। ठीक है, 90 का 9 का भी मत लो, रुको सर एक बार डिसाइड कर ले यार आपको करना क्या है। मेरा वही 5 kg का ही ब्लॉक है अभी भी। सवाल ध्यान सुनना। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, सिस्टम इज रिलीज्ड स्लोली, देन फाइंड एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक। देखो सवाल में ना वो पूछना तो स्प्रिंग का ही चाहता है, लेकिन वो पूछेगा इनडायरेक्टली आपसे ब्लॉक का ही। मतलब कहानी वही चल रही है बट घुमा के, मतलब राम और श्याम एक ही हैं। तो सबसे पहला काम, इसको रिप्लेस किया, ये ऐसे आ गया, ये एक स्प्रिंग लगा दी। ओके, अब धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये 5 kg, इसका K इक्विवेलेंट, ये K इक्विवेलेंट पहले निकालना है। K इक्विवेलेंट कितना आएगा? 30 प्लस का 60 बराबर आ गया 90 न्यूटन पर मीटर। सही बात है। अच्छा, जब आप इसे धीरे 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 छोड़ोगे तो क्या होगा, ये आपका एक्सपांड करेगा और इस जगह पर जाके ये 5 kg लटक गया। अब इस 5 kg में क्या होगा, नीचे लगेगा 50 और ऊपर लगेगा कितना? K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, और वही एक्स आपसे पूछा है। तो आपने लिखा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर 50, तो x बराबर आएगा 50 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट। अरे यार बार बार मैं वही लिखते जा रहा हूं, 50 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 कैंसल, x बराबर आएगा 5/9 मीटर। खत्म कहानी। बोलो, ऐसे सवाल बनेंगे। अब ये भी तुम्हारे सामने ताजा ताजा सवाल बना है, मुझे भी नहीं मालूम मैं कौन सा डेटा लेने वाला था, बस सोचता गया, डेटा आता गया, जैसे चाहिए वैसे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आज की समय सीमा वैसे समाप्त हो चुकी है, काफी आगे बढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन हाँ यही सेम टॉपिक रिपीट होंगे आपके ऑसिलेशन चैप्टर में। तो आपको मैं पहले बता दूं, ये स्प्रिंग अच्छे से करके रखना, बाद में जब ऑसिलेशन आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सर यार आप है ना गंदी बातें करते हो, बाद में पढ़ा दोगे तो क्या जाएगा, एक लेक्चर बिगड़ जाएगा। अरे भैया एक लेक्चर की कीमत को समझो बाबू, एक लेक्चर बहुत कीमती होता है, तो उसे वेस्ट नहीं करना है। तो जब आएगा टॉपिक, जैसे ही ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो उससे पहले ये पूरा स्प्रिंग आपको वापस से रिवाइज करके लिखना है। नोट में बना लो नीचे, ऑसिलेशन चैप्टर शुरू होने से पहले इसको वापस से रिवाइज करना है।
सर आप तो गुस्से में लाल हो गए। गुस्से में लाल नहीं हुआ हूं मैं, वो थोड़ा सा एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो एनर्जी आपको झलक रही है, और सबसे पहले एनर्जी जब झलकती है तो सबसे पहले लाल कलर ही झलकता है। ओ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके चलो ठीक है। हम लोग बात करते हैं अभी आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने सीखा क्या, हम लोगों ने आज के सेशन में सीखा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F बराबर kx। उसमें और क्या क्या चीजें सीखी, तो एक काम करता हूं मैं वापस से स्लाइड पे चला जाता हूं, जिससे क्या फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर और 15 मिनट में एक्सप्लेन करने में लूंगा तो काम नहीं बनेगा। ये तो वैसी स्लाइड थी टाइम पास। मैं बता देखो रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स नाम देते हैं। F बराबर क्या होता है kx, मैग्नीट्यूड होता है F बराबर kx। यहाँ पर k क्या है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो आपके स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है। x की जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स आपका प्रोड्यूस होता है। यहां पर क्या है, एक सवाल करवा दिया, सिंपल सा सवाल था। फिर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि भैया मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन और नेचुरल लेंथ सेम नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग हो सकती है। इसको मैंने यहां पर एक सवाल से भी आपको समझाने की कोशिश की। पहले एक बेसिक सा सवाल बनाया, मैंने बोला स्प्रिंग के जो सवाल होते हैं उसमें सिस्टम को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। वर्क एनर्जी पावर में मैं झटके से रिलीज करूंगा, मतलब सीधा छोड़ दूंगा, रिलीज खत्म। यहां पे रिलीज स्लोली होगा। तो ये आपका kx बराबर mg। उसके बाद में मैंने एक सवाल और करवाया, जब यहां पर मैंने एक्सेलरेशन लगवाया, उसके बाद में इसको मैंने पुली ब्लॉक में डाल दिया। पुली के अंदर में मैंने सवाल करके बताया, एक ही सवाल को 2 बार रिपीट टेलीकास्ट करवाया, और उसमें क्या बताया कि भैया स्प्रिंग की पोजीशन चेंज करने से इसके डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात बताऊं, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे रियलिटी ये है कि एग्जामिनर बेसिकली ये सेम सवाल, डेटा अलग था, थोड़ा सा डेटा अलग था, ठीक है। सवाल क्या पूछा था, जैसे इसमें एक्सटेंशन आया x1, ठीक है, इसमें एक्सटेंशन कितना आया, x1 आया, और ये वाला जो है इसमें एक्सटेंशन x2 आया। तो सवाल पूछा गया था फाइंड x1 बाई x2। सवाल क्या था, फाइंड x1 बाई x2। इसका रेशियो बताना था। कौन सी एग्जाम थी मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ फाइंड x1 बाई x2 का रेशियो बताना था, ये ऐसा सवाल था। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। देख लो अभी आपके सामने सेम ही आंसर आया है। तो अब वो समय पे याद नहीं आया मेरे को, अभी पता नहीं अचानक से याद क्लिक कर गया, मैं बता दिया अभी, छोड़ो। फिर मैंने ये बताया, तो हमेशा आपको स्प्रिंग फोर्स का मतलब टेंशन से ही रिलेट करते हुए चलना है। फिर मैंने ये इंक्लाइन प्लेन पे 4 सवाल बताए, चारों सवाल क्या थे, टाइम पास के थे, एक ही सवाल काम का था। फिर क्या है ये, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन पे आए। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक स्प्रिंग में, प्रत्येक स्प्रिंग का each spring will have different extension or compression, then we say that springs are connected in series. Whenever the extension or compression is different, then we say that springs are connected in series. And for series 1 by k equivalent equals to 1 by k1 plus का 1 by k2। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल बनाने की कोशिश करी, जिसको टाइम लगा, और टाइम लगाने के बाद में हम लोगों ने एक अच्छा सा सवाल बना दिया, एक सवाल कर लिया। फिर हम लोगों ने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो कोई बात नहीं, आप समझदार बच्चे हो ना, आप डाल लो हेडिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेनेवर, देखो ऐसी बात करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज सेम, एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन इज सेम। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, इफ एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन इज सेम देन द स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, इस पे एक सवाल करवा दिया मैंने अच्छे से। अब देखो मैं एक और सवाल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, देखो ये एक है, ये एक मैंने ब्लॉक लगा दिया m मास का, यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी, यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी, और मैंने यहां पे दीवार लगा दी, और ठीक है, इसका जो भी है मैंने बोला इसका k1 बराबर है 50, इसका k2 बराबर है 30, इसका k3 बराबर है 20। सो फाइंड के इक्विवेलेंट। फाइंड क्या है, के इक्विवेलेंट। सवाल है फाइंड के इक्विवेलेंट। अब देखो मैं आपको बता दूं सबसे हैरानी वाली बात, इसको आप बोलोगे क्या है, पैरेलल। तो आपने बोला सही बात है सर जी, तो आपने दोबारा एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये m मास का ब्लॉक, यहां पर है k बराबर का 50, और यहां पर भी है ये k बराबर का 50। सही है कि नहीं, बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब बोलो इसका k इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये सीरीज है कि पैरेलल है। तो मैंने आपको देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा था, बोलते समय बोल रहा था एक्सटेंशन स्लैश कॉम्प्रेशन, एक्सटेंशन स्लैश कॉम्प्रेशन इज सेम देन पैरेलल। तो क्या होता है, ये होता है पैरेलल, प्यारे लाल कनेक्शन होता है। ये कौन सा, प्यारे लाल। कौन सा प्यारे लाल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ना, नहीं रे भाई, पैरेलल की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो इसका मतलब ये है कि 50 और ये 50 क्या है, पैरेलल हैं। मतलब देखो यदि आपने इसको इधर धक्का दिया इस एम को, तो जितना ये इधर दबेगा मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी उतनी ही ये क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो ये टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो भैया आपका जो के इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 50 और 50 100 आएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में 25 लिखा हुआ मिलेगा। 25 50 75 100, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना कि ए। ठीक है, समझ में आया। तो अब इस तरह से आपके स्प्रिंग के सारे कॉम्बिनेशन वाले सवाल भी यहां पर क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं। सो आज के लिए बेटा हम लोग यहां पर अभी रुकते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। मुलाकात फिर से करी जाएगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए